आज आपने कल कुछ तस्वीरें भी देखी कि अब तो वो एक उंगली खड़ी करते हैं, पता नहीं अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं या एक ही बर्गर मांग रहे हैं। और ये वही लोग थे जिनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर पतीले और देजके और चमचे और कड़छे साथ लेके जाते थे उन पतीलों और देजकों को मरी तक। तो जब अपना पैसा होता है तो उस टाइम एक उंगली खड़ी होती है, और जब अपना पैसा नहीं होता तो इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को पता है कि वज़ीर आज़म हाउस, जिसमें अब 4 इंटरव्यू 3 हुए हैं, तो सारे दोस्त ये एतराज़ कर रहे थे कि चाय का कप भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे हर रोज़ सुबह कैसे खाबे जो है वो खोले जाते थे। एनीवेज, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने 2 बुनियादी चीज़ें रखना चाहता हूँ। नंबर 1 तो मैं रखना चाहता हूँ कि ये जो आज ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है, इनका माजी क्या है, ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे और क्या करते रहे हैं, और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। दूसरी बात ये रखूँगा कि हमने 2 साल में क्या किया जिसकी वजह से इन्हें 5 APCs करनी पड़ गई। हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारी का मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। देखिए, 2-3 चीज़ें तो जहन में रखनी है आपने कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत दफ़ा कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से कौन कौन चोर है, बल्कि वो जो लिस्ट निकाली वो ऐसे लग रहा है जैसे थाने ने मतलूबा लोगों की लिस्ट निकाली होती है। उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा चोर होता है उसका नाम ऊपर रखा जाता है। इसी तरह से जो जा रहे हैं APC में, अगर आप देखें तो वो अपने कद के हिसाब से, चोरी के कद के हिसाब से भी बड़े हैं। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की वो करप्ट अशराफिया का गठजोड़ है आज, जिन्होंने कभी आम पब्लिक के राइट्स जो हैं उनको ऊपर नहीं होने दिया। इसमें भी कोई शक नहीं कि नौज़ायदा सियासी लीडर बिलावल भुट्टो, जिनकी चंद सीटें भी पंजाब में नहीं हैं, चंद सीटें भी नहीं हैं, लेकिन आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि वो शरीफ फैमिली जो किसी ज़माने में शायद अपने आप को फ़िरौन समझते थे इस खित्ते के, जो समझते थे कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का 60-65% है, वहाँ पे और किसी का नाम तक नहीं है, दूसरी पार्टियों का मजाक उड़ाते थे, आज बमा अहलो अयाल चचा भतीजी KFC के बर्गर खाते हुए, रस्तों में खड़े होके एक एक उंगली ऊपर करते हुए, सब बिलावल भुट्टो की बारगाह में हाजिर हैं। आज अपनी पूरी पार्टी लेकर वहां हाजिर हैं। मांग क्या रहे हैं? NRO। 34 बार 34 शिकें देके जो FATF का कानून, काला कानून, जिसको ये कहते रहे कि ये हमारे खिलाफ काला कानून है, जो पाकिस्तान के लिए तो ग्रीन है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम को अंधेरे की बजाय रोशनी में लेके जाना था। मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरी दुनिया में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ज्यादातर मुल्कों में, मुहज़्ज़ब मुल्कों में, उसको ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं चाहते थे, पुलिस की दस्तंदाजी नहीं चाहते थे। उसकी वजह बताता हूं क्यों नहीं चाहते थे। आपको कुछ स्टेटमेंट्स इनकी पहले एक दूसरे के बारे में बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये करते क्या रहे हैं इस पैसे के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इनको असल में इतना मसला क्यों था? मनी लॉन्ड्रिंग इनका इतना इशू क्या है? ये क्या उल्फत मुगल साहब का इशू है? ये शहबाज गिल का इशू है? ये ज़ीशान बख्श का इशू है? ये आम लोगों का इशू नहीं है। अगर आपका कोई भाई भतीजा सऊदी अरब में है, दुबई में है, और वो चंद हज़ार रियाल भेजता है, तो आप तो डंके की चोट पे प्रूव कर सकते हैं वो कहां से उसने कमाए हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो 2 ही लोगों का इशू है, या स्मगलरों का हो सकता है या करप्ट लोगों का हो सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से इन्हें इशू रहा पिछला पूरे 3-4 महीने के FATF का कानून पास नहीं होने देना। उससे पहले आते हैं 2 अक्टूबर 2011, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ओ जरदारी, अगयार के आगे ये झूठा है, अगयार से भीख मांगता है। उसके बाद उन्होंने कहा, इस्लामाबाद में बैठे अली बाबा और 40 चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। ये 2011 में कहते थे। आज उसी इस्लामाबाद में उसी अली बाबा और 40 चोर के घर पे हाजिर हो रहे हैं। आज उनको कह रहे हैं 41वां चोर मुझे भी बना ले मेहरबानी करके, क्योंकि दौड़ क्या है कि 41वें पे कहीं भतीजी मरियम साहबा ना बैठ जाए कुर्सी पे। दरमियान में दौड़ लगी हुई है। वो लिस्ट इशू करती हैं, ये लिस्ट कैंसिल कर देते हैं उन लोगों की, फिर ये नई लिस्ट इशू करते हैं।
तो आज दौड़ शहबाज शरीफ साहब की है कि 41वें चोर की कुर्सी पे किसने बैठना है उनके साथ। सब जानते हैं ये कि डाका जनी में सदर जरदारी का कोई अगर किसी दुनिया में किसी को इनाम मिल सकता है तो मेरा ख्याल है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो सकते हैं, उनका मुकाबला नहीं होगा। हां, ठगी, चोर बाजारी, झूठ में मुकाबला हो तो फिर शरीफ खानदान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 3 मई 2013 में पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया नवाज शरीफ ने। क्या इस तरह लोग गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? ये जरदारी साहब ने कहा, ये बिलावल ने कहा, माफ कीजिएगा। 6 अप्रैल 2017, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा क्यों हो रही है? 7 अक्टूबर 2017, जब भी मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली, इन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। ये सदर जरदारी कह रहे हैं उस टाइम के। मौलवी, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। ज़ियाउल हक से आपको सारे इख्तलाफ हो सकते हैं, फिक्री इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो कई दफ़ा समझ नहीं आती इनके साथ अपना नाम कैसे मिलाते हैं। कम से कम फाइनेंशियल करप्शन का तो उन पर भी इल्ज़ाम नहीं है। फिक्री उनके साथ मुझे भी कई इख्तलाफात हैं, स्ट्रेटेजिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये अपने नाम एक दूसरे के साथ पता नहीं कैसे मिलाते हैं उनका। इस लूटमार एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमाओं का जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर झूठ पर है। सियासत झूठ, सबूत झूठ, गवाह झूठ, कतरी लेटर झूठ, कैलबरी फॉन्ट्स झूठ, बीमारी झूठ, बहाना झूठ, लूटी हुई दौलत का हिसाब मांगे तो उसका आगे से जो जवाब है वो झूठ, और झूठ पे जद्दा भागना, झूठ पे 5 साल का एग्रीमेंट करना, 5 का कहना और 10 का एग्रीमेंट करना, दोनों ना मानना। उसके बाद जब वहां से प्रिंस ने आकर दिखाया वो लेटर, हरेरी साहब के बेटे ने, तो उसके बाद समझ आई कि हाँ जी ये किया हुआ था एग्रीमेंट, वो भी झूठ। अगर हिसाब मांगे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जाती फवायद और माल बटोरने वाले कभी कौमी मफाद की तरफ नहीं जा सकते। ये सारी दुनिया को यहाँ है, दुबई टावर से लेके लंदन के फ्लैटों तक, और वो तमाम मालियत जो सरे महल के पैसों से लेके, किसी ने न्यूयॉर्क के डॉक्टर से सर्टिफिकेट लिया कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं इसलिए मैं अदालत में नहीं आ सकता, वो तमाम चीज़ें आज आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं जो शरीफ फैमिली के बड़े बड़े केसेस हैं आपके सामने, कि यहां इस हालत तक इन्हें बिलावल के दर पर जाना क्यों पड़ा। आज ये बिमा अहलो अयाल वहां पर हाथ जोड़कर क्यों बैठे हैं? 2 सालों में 5वीं एपीसी है क्यों? इन्हें क्यों इमरान खान से इतना खौफ है? इमरान खान ने तो इनके किसी बंदे के ऊपर जाली पर्चा करवा के, अंदर करवा के तशद्दुद नहीं करवाया। इमरान खान की हुकूमत में तो कोई फयाज टुंडा नहीं है, कोई नवीद सईद नहीं है, कोई आबद बॉक्सर नहीं है, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट अभी तक जाली पुलिस मुकाबलों में नहीं मरवाया गया। फिर खौफ किस चीज का है? खुद तो ये सब कुछ करते रहे। खौफ है अकाउंटेबिलिटी का। किन चीजों में अकाउंटेबिलिटी का? अल अजीजिया रेफरेंस, नवाज शरीफ साहब ने बच्चों के नाम पर 16 ऑफशोर कंपनियां बनाई, $4.2 मिलियन की सरमायाकारी की। अल अजीजिया रेफरेंस में इन्हें 7 साल कैद मिली और 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर यह फायज नहीं हो सकते, यह सजा मिली। फ्लैगशिप रेफरेंस, जिसमें इनको नाअहल करार दिया गया सारी जिंदगी के लिए, नवाज शरीफ साहब को इन पर ठप्पा लगाया गया कि ये नाअहल, करप्ट और झूठे हैं। और एवन फील्ड रेफरेंसेस, जिसमें शरीफ खानदानों से उनके फ्लैटों का हिसाब मांगा गया, जवाब में दिए गए कतरी खत वो भी झूठे। वो कतर के भी जो शहजादे थे उन्होंने भी खुदा की पनाह मांगी इनसे, और उसके साथ कैलबरी फॉन्ट मीन पाकिस्तान को इन्होंने पूरी दुनिया में जो इज्जत बख्शी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में और किसी वजह से जाना जाए या ना जाना जाए, इस फ्रॉड की वजह से गूगल करें तो वो नाम आएगा कैलबरी फॉन्ट की वजह से मोहतरमा का। इसी के साथ साथ जो चौधरी शुगर मिल्स में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें तकरीबन आधे से ज्यादा खानदान मुलव्वस है, 410 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग है। शहबाज शरीफ साहब के अगर असासाजात देखें तो 1998 से साल 2018 तक ये तकरीबन 500 से 550 अरब रुपए के असासे इन्होंने डिक्लेयर कर दिए कि बढ़ गए। इनकी अपनी जो वेल्थ है वो 85% उसमें बढ़ोतरी आई। ये दुनिया में कौन सा बिजनेस करते हैं? आपने टैक्स भी देना होता है। जो एक रेलेवेंट शरह मुनाफा है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे,
वो अगर 15% हो तो दुनिया में पूरा बिजनेस समझता है ये बहुत अच्छा शरह मुनाफा है। ये कौन सा बिजनेस करते रहे कि इनके इस तरीके से हजारों % जो है वो असासाजात बढ़ गए। वो सबको पता है। जैसे रमजान शुगर मिल में 3 से 3.5 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिस पर ये आपके सामने अदालतों में पेश हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आशियाना हाउसिंग स्कीम, नाला जो बनवाया उसके ऊपर अवाम का कितना पैसा खर्च किया वो आपके सामने है। इसहाक डार करप्शन आपके सामने, किस तरह उन्होंने 831 मिलियन रुपए के असासे जो मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने 91% बढ़ाए। बड़ा गुस्सा करते हैं वो, लेकिन क्या वो बता दें कि वाकई जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनका मर्सिडीज का शोरूम था या नहीं था, इसका जवाब दे दें। वो सारे लाहौर को पता है, आप में से बहुत सारे लोग लाहौर में रहने वाले हैं। जब मैं पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था, आपको मेरी औकात का पता था। अगर 10 साल बाद मेरी औकात कई गुना चेंज हो जाएगी तो सवाल तो आप पूछेंगे। अगर यही वाली घड़ी मैंने नहीं पहनी होगी 10 साल बाद, इससे 10 गुना महंगी पहनी होगी, तो आप सवाल तो पूछेंगे कि ये कहां से आई है। तो सवाल तो बनते हैं लोगों के। आप इस तरीके से लोगों का मुंह बंद नहीं करवा सकते। शरीफ फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो आपके सामने हैं। 100 मुकदमात हैं, माफ कीजिएगा, करप्शन के। लेकिन जो चीदा चीदा मुकदमात हैं वो मैंने आपके सामने रखे, जिसकी वजह से आज की एपीसी करने की नौबत आ रही है कि किसी तरीके से हमें एनआरओ मिले। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो जरदारी फैमिली है, बिलावल साहब हैं, आसफ जरदारी साहब के ऊपर जाली बैंक अकाउंट्स के लिए 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। ये को 35 करोड़ 35 लाख की बातें नहीं है, यहां 35 अरब। बिलावल भुट्टो जरदारी ओपल 225 केसेस हैं, 5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। डॉक्टर आसम पे 462 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन। शर्जील मेमन पे 5 अरब, आगा सराज दरानी पे 1 अरब 61 करोड़, ओमनी ग्रुप अनवर मजीद पे 42 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग, खुर्शीद शाह पे 500 अरब के गैर कानूनी असासे। ये हैं वो 2 ग्रुप जो आज मिल रहे हैं। और जो तीसरा ग्रुप मिल रहा है इनको, वो रेंट ए क्राउड जो ऑफर करते हैं। छोटे बच्चे जो दीनी तालीम माँ बाप लेने भेजते हैं, जो अपनी तरफ से एक नेकी के काम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उन्हें अपने सियासी अजाइम के लिए मौलाना इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको ये रेंट ए क्राउड के लिए लेते हैं। अब हम दूसरे मरहले की तरफ आते हैं, और वो मरहला है कि हमने क्या किया इन 2 सालों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या किया? जब हमें हुकूमत मिली तो पहले ही साल 31 अरब डॉलर की जरूरत थी, जिसमें से 11 अरब डॉलर कर्जे की किस्त वापस करनी थी, इनका लिया हुआ कर्जा। ये बार बार आपको टेलीविजन पे एक बात कहते हैं कि जो कर्जा हमने लिया, इन्होंने 2 सालों में इतना कर्जा ले लिया। आम आवाम क्योंकि भोली होती है, उनको समझ नहीं आती। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड पे 1 लाख का कर्जा लेते हैं, वो पहले साल उसके ऊपर 16% या 15% या 20% सूद लगता है, तो वो साल के बाद 1,20,000 हो जाएगा। अगले साल 1,20,000 के ऊपर सूद लगेगा, तो फिर वो और हो जाएगा। तो जब आप कर्जे ज्यादा ले लेते तो हर साल वो बढ़ते हैं। हमने तो कोई नया कर्जा नहीं लिया, जो कर्जा लिया वो इन्हीं के लिए हुए कर्जे वापस करने के लिए लिया और उससे वापस किया। जो हमारे इनफ्लोज हैं और जो हमारे आउटफ्लोज हैं, अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो वो वही हैं। अगर कहीं पे 10 अरब डॉलर आ रहा है तो 10 अरब डॉलर या उससे ज्यादा जा रहा है वापस, इन्हीं की किस्तें पे कर रहे हैं, जो इन्होंने डेड प्रोजेक्ट्स लगाए उनमें से पैसा खाने के लिए। उसके साथ साथ 20 अरब डॉलर जो था वो आपके सामने करंट अकाउंट खसारा था। तो ये मिला के 31 अरब रुपए, बहुत ही मुश्किल हालात थे, मुल्क तकरीबन दिवालिया था। प्राइम मिनिस्टर ने शबो रोज मेहनत करके, बहुत सारे दोस्त कहते हैं पहले 1 साल में आपकी पॉलिसी वाजे नहीं थी। और भाई पहला 1 साल तो पता नहीं था कि मुल्क आगे बढ़ेगा कैसे, जो ये हाल करके गए थे। पूरा साल इसी चक्कर में लग गया कि इकॉनमी किसी तरह से ठीक करें। उसमें से निकले तो कोविड आ गया। अब जब कोविड आया तो इन्होंने ये सोचा कि अब दाव लग गया हमारा। आपके सामने एक साहब वहां से मास्क पहन के तशरीफ लाए और वो कंप्यूटर पे भी मास्क पहनते थे। उनको लगा कोविड के चक्कर में मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह माफ करे यहां बहुत सारी अमवात होंगी। ये एक ऐसा इशू है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आएगा, और उसके साथ साथ हम एक्सप्लॉइट करेंगे इकॉनमी को भी, और उसके बाद मेरी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी।
आप एक बात याद रखिएगा कि जो क्रिमिनल होता है वो कैओस चाहता है, कैओस में उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म होगी। वो हर बुरा काम मुल्क में चाहेगा ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी से नजर हट जाए। इस वजह से ये वापस आए, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आप सब दोस्तों की क़यादत में, पाकिस्तान की क़यादत में अल्लाह को कुछ और मंजूर था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने दो काम किए। एक तो पाकिस्तान की हुकूमत अपने गरीब के साथ खड़ी हुई। मुझे पता है आपके जो दोस्त स्टूडियोज में बैठे हुए थे और आपके मालकान थे, उनमें से बहुत सारों की स्ट्रेटजी और थी कि मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों से मेरी फोन पे बात हुई थी। तब भी आप में से बहुत सारे जो ग्राउंड पे लोग थे वो ये सोचते थे कि दिहाड़ीदार मर जाएगा, जिसकी छोटी तनख्वाह उसको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा। सो जो गरीब था वो चक्की चलने देना चाहता था अपनी, प्राइम मिनिस्टर उसके साथ खड़े हुए। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फैसला किया कि मेरी कौम का, मुझे पता है हमारी कौम जब मजहब का मामला आता है तो बहुत ही सादतमंद है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। पूरी दुनिया में मुसलमान मुल्कों ने मस्जिदें बंद की। ये आप सबको फख्र की बात है, ये अल्लाह ने सादत दी, आपको भी दी, सिर्फ हुकूमत को नहीं दी, मिलके दी। अगर आप सारे परहेज ना करते तो हुकूमत ये ना कर सकती। इसमें क्रेडिट आप सबको जाता है, पूरी कौम को। वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने मस्जिदें, अल्लाह के घर बंद नहीं किए। वहां जाकर हमने अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ने हम पे करम किया। आज कोविड की जो सक्सेस है वो पूरी दुनिया मानती है। नहीं मानती तो ये वो करप्ट अशराफिया नहीं मानती, डिठाई के साथ, जो उस टाइम लगातार कहते रहे, लगातार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। यहां तक कहा इन पे FIR करवा दें कि ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर रहे। आपको याद है क्या कुछ नहीं किया गया, क्या प्रोपेगेंडे नहीं किए गए। और आज हकीकत क्या है? वो बिलावल जरदारी जो सीधी उर्दू नहीं बोल सकते और लेकिन उन्होंने हुकूमत यहां करनी है, उनके सिंध में जहां उन्होंने सख्त तरीन लॉकडाउन करना था, वो चीफ मिनिस्टर शाह साहब जिन्होंने ये कहा बड़ी डिठाई से कि उन्होंने गुर्बत से किसी को मरते नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो उस बच्चे की वीडियो देख लें जो पानी में खड़ा कल बना रहा है, जिसका मुर्गा मर गया क्योंकि आपने उसे किसी किस्म की इमदाद नहीं दी। हां माफ कीजिएगा, हां ये बात सच है कि आप फिर हंसेंगे जब प्राइम मिनिस्टर मुर्गे की बात करेंगे, कट्टे की बात करेंगे, कैटल फील्ड की बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, क्योंकि आपको क्या, आपकी तो तिजोरियां भरी हुई हैं। उस बच्चे के आंसू देखें तो आपको समझ आएगा कि एक मुर्गा एक गरीब आदमी के लिए कितना जरूरी है। गांव में किसी की भैंस मरे तो वो पूरा खानदान 15-15 दिन रोता है। ये किसी गांव के बंदे से पूछ लें आप। लोग अफसोस करने जाते हैं भैंस मरने का उनके पास, जैसे कि किसी खुदा न खास्ता इंसान की मौत ना हो गई हो। क्यों? क्योंकि वो उनका एहसास है, उसी से उनका पेट भरता है। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि इनकी माइशत कट्टों से शुरू होती है, भैंसों से शुरू होती है। जब वही बात बिल गेट्स कहता है तो फिर समझ आती है। जब वही बात पूरी दुनिया की रिसर्च के इदारे कहते हैं कि गुर्बत सबसे तेजी से खत्म होती है जब आप आम आदमी के हाथ में कोई छोटा असासा देते हैं। वो कोई भैंस बकरी भी हो सकती है, कोई चिंगची हो सकता है, कोई साइकिल हो सकता है, जो हम एहसास प्रोग्राम में कर रहे हैं। तो कोविड अल्लाह का शुक्र है पहली सक्सेस है। ये अल्लाह के करम और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुस्तकिल मजाजी, और जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लर्न किया कि प्रेशर में कैसे खेलना है, प्रेशर में फैसले क्यों नहीं बदलने। जैसे आप पे भी प्रेशर होता होगा कई दफा कि आपने खबर सही देनी है और गलत। जो रिपोर्टर आप में प्रेशर सस्टेन कर जाते हैं वो आगे निकलते हैं, जो सस्टेन नहीं करते और प्रेशर की सिमत बह जाते हैं उनका फिर कोई नाम लेवा भी नहीं होता। तो प्रेशर में जब लीडर रुकता है तो फिर आपके सामने अल्लाह लीडर भी अच्छा प्रोवाइड करे और कौम भी साथ मिलकर अल्लाह से दुआ करे तो वो नतीजे आते हैं जो कोविड में आए और किसी को पता नहीं क्या आया। दुनिया में साइंस किसी तरह प्रूव नहीं कर सकती जो हमारे मुल्क में अल्लाह ने करम किया हुआ है कि हम सारे यहां बैठे हुए हैं। पहली ये चीज, एहसास प्रोग्राम, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोग्राम रन नहीं हुआ जिस तरीके से एहसास प्रोग्राम में पहली दफा ये देखे बगैर कि वो शख्स PMLN का है, वो पीपल्स पार्टी का है, वो PTI का है या किसी और जमात का, उसके हाथ में उसका हक दिया गया जो उसका था स्टेट के ऊपर। वो जो कहा जाता था नारों में रियासत होगी मां की जैसी, वो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंप्लीमेंट करके दिया। बड़ी डिठाई से पीपल्स पार्टी कहती है ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है।
तो आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि एक कैसा लीडर आ गया पाकिस्तान में, जिसने आपके जो बहुत सारे लोग उस डाटा में थे उनको भी उसी तरीके से पैसे दिए जैसे नून के लोग हों, पीटीआई के लोग हों, सारे लोगों। क्या आपको यह तौफीक होनी थी? आपको तो एक ही तौफीक है कि आप अभी भी वहां बैनर लगा रहे हैं कि ये पैसे पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, और जब आपको कराची में पैसे लगाने पड़े तो जो आपने 18वीं तरमीम के तहत लगाने हैं तो कहते हैं कि ये वफाक ने लगाने हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिवाइवल हुआ पाकिस्तान की इज्जत का, अभी सफर बहुत लंबा है जो कुछ ये हमारे साथ कर गए हैं, लेकिन जो सफर शुरू हुआ वो आप देखिए। हमने जिस तरीके से अफगान पीस प्रोसेस पे दोबारा मेरे अल्लाह मेरे मौला ने हमें इज्जत दी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में उनकी जो पहली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपीयरेंस थी, याद है उन्होंने कहा कि मुझे एड नहीं चाहिए, मुझे बराबरी की इज्जत चाहिए आपसे, मैं इज्जत के रिलेशनशिप चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब आप किसी पाकिस्तानी को देखें तो शक की निगाह से ना देखें, इज्जत की निगाह से देखें। वो जो प्राइम मिनिस्टर की खुद एतमादी और खुद मुख्तारी की सियासत थी और सोच थी, उसने पाकिस्तान को इज्जत दी। आज पाकिस्तान अफगान पीस प्रोसेस में जिस इज्जत के साथ बैठा है और इंडिया को जिस किस्म की हजीमत हुई है, इंडिया को पूरे खित्ते में जिस किस्म की रुसवाई हुई है, वो आपके सामने। और इसमें मैं अपनी पाक फौज, अपने सिपा सलार को भी सलाम पेश करता हूं। उसके साथ साथ जिस तरह से हमने सीपैक को रिवाइव किया, और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट नहीं जिसमें से ये अपना माल मुकदमा बनाना चाहते थे, बल्कि एग्रीकल्चर को भी इन्वॉल्व किया ताकि आम किसान की यील्ड बढ़े, आम किसान को चीजें। और प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में इस चीज के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने एग्रीकल्चर को चाइना की मदद से आगे लेके चलना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन आई, और प्राइम मिनिस्टर ने, नेल्सन मंडेला ने जैसे कहा था कि एक सियासतदान अगले इलेक्शन तक देखता है, लेकिन एक स्टेट्समैन जो होता है, एक कौमी लीडर जो होता है, वो अगली नस्ल का ख्वाब देखता है, अगली नस्ल के लिए ख्वाब की ताबीर देखता है, अगली नस्ल के लिए मुस्तकबिल देखता है। प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह के मंसूबे लाए हैं। रिवर रावी प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट में नहीं हो सकेगा, टाइम लगेगा, हम इसका मेजर पार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका अचीव करेंगे, लेकिन ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। हमने ये नहीं सोचा कि फीता काट दें, भले आसारे कदीमा की जो बिल्डिंग्स हैं वो खतरे में जाएं, हमने तो ट्रेन बनानी, हमने तो चीज बनानी, क्योंकि इसी साल के अंदर हमने उसका फीता काट के वोट लेने हैं। ML1 का मंसूबा अगर आप देखें तो वो भी बहुत लंबे अरसे का मंसूबा, लेकिन हमने शुरू किया। डैम्स देख लें, वो बादशाह हो, वो कोई और डैम हो, जो 3-4 डैम शुरू किए गए हैं, ब्यामर बादशाह डैम है, दूसरे डैम्स पे काम हो रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म है, अगली नस्लों के लिए है। रिवर रावी प्रोजेक्ट है, बंडल आइलैंड है जो कराची में प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर अभी शुरू करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको। 10 बिलियन सुनामी, जो दरख्त हैं आज लगाएंगे फल कोई और लेगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अल्लाह पे तवक्कल किया है और सीधी राह पे अपनी आवाम के लॉन्ग टर्म सोचने के मंसूबे लगाए हैं, और ये नहीं सोचा कि अगले इलेक्शन में हम, आज भी हमारे पास 3 साल पड़े हैं, हम भी कंक्रीट सीमेंट सब कुछ बेच के ऐसे मंसूबे ला सकते हैं जिनसे आवाम को नजर आए बड़ा काम हुआ है, लेकिन मुल्क को पीछे ले जाएं कर्जे लेके। वो नहीं किया गया। उसके बाद सेहत कार्ड आप देखिए, केपी के वाहिद सूबा है, स्कैंडिनेवियन मुल्क और चंद G8 के जो मुल्क है उनके बाद केपी के वाहिद हिस्सा है दुनिया में जहां पे तमाम पॉपुलेशन अनकरीब जो है उसके पास सेहत इंसाफ कार्ड है। फैटफ में ये हमें ग्रे लिस्ट में लेके गए, ब्लैक लिस्ट होने वाले थे, हम उसमें से आपके सामने कितनी मुश्किल से हम उसमें से बचा के लाए, और ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की अमेंडमेंट्स चाहते थे उसमें। ये सिर्फ 2 साल के मैं आपको काम बता रहा हूं कि एक सिलेबस लाए ताकि जो मदरसे का बच्चा, एक टाट स्कूल का बच्चा, एक कम अमीर आदमी, एक कम महंगा स्कूल और एक बहुत अमीर आदमी के बच्चे का स्कूल जो है उनका सिलेबस एक जैसा हो, बुनियादी फिक्र एक जैसी हो। माफ कीजिएगा। पनाहगाह, लंगर खाने, फिर ये मजाक उड़ाते होंगे अंदर से, लेकिन जिसको खाना नहीं मिलता ये बात उससे पूछिए। जब लोग खाना ना मिलने पे खुदकुशी करते हैं उसको पूछिए लंगर खाना क्या होता है, जहां इज्जत से आपको खाना मिल जाए। जिसके सर पे छत नहीं है उसको पनाहगाह पूछिए। अगर ये इतने फजूल प्रोजेक्ट हों तो पूरे वेस्ट में ये प्रोजेक्ट जो हैं, वो जो बेहतरीन मुल्क हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट ना कर रहे हों।
तो इसके साथ साथ जो मैं आखिरी बात आपसे करना चाहता हूं कि आपने ये तो देख लिया कि ये दो खानदान जो एक दूसरे को अक्यूज करते रहे, एक दूसरे को सारी उम्र चोर कहा, करप्ट कहा, एक दूसरे के ऊपर ये तमाम केसेस 95% केसेस इन्होंने खुद बनाए, नैब इन्होंने खुद बनाई, उसके ऑर्डिनेंस इन्होंने खुद बनाए, इनकी हुकूमतों में रहे, लेकिन इन्होंने जब इनके ऊपर जब भी कभी अकाउंटेबिलिटी हुई तो ये डील करके भाग गए। इस दफा इमरान खान साहब ने इन्हें एनआरओ ना देने का फैसला किया, तो अब ये दो साल के अंदर 5-5 एपीसीज करते हैं, लेकिन इन्हें पैगाम यह है कि जितनी एपीसीज मर्जी हैं कर लें, जिसका दिल है वो खिताब कर ले, जितनी बार दिल है मुझे क्यों निकाला कर ले, आपको एनआरओ नहीं मिलना, आपको एनआरओ नहीं मिलना और नहीं मिलना। अकाउंटेबिलिटी होगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। दो हमारे एजेंडे हैं माफ कीजिएगा, दो हमारे एजेंडे हैं। एक एजेंडा है डेवलपमेंट का और ह्यूमन डेवलपमेंट का गरीब परवर एजेंडा जो मैंने आपके सामने रखा, और दूसरा एजेंडा हमारा एहतसाब का है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इनका एहतसाब होगा, जो इनका दिल करता है वो कर लें। माजी इनका जो है उसने अवाम के सामने रख दिया कि चोर डाकू लुटेरे जो एक दूसरे को पहले अंदर से एक दूसरे के साथ थे, आज ऊपर और अंदर दोनों से एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर चोरी बचाने की जंग कर रहे हैं। आप हुकूमत से पहले जब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी जरदारी और शरीफ फैमिली के करप्शन के किस्से सुनाते थे, आप भी वही सुना रहे हैं। अवाम ये चाहती है कि आपने कितनी रिकवरी की वो बताएं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि एनआरओ नहीं देंगे, मियां नवाज शरीफ जो है वो आपकी हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती, आपके डॉक्टरों की ज़ेर सरपरस्ती जो है वो लंदन गए। जब वहाँ पे पहुँच गए तो आपने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, आपने एनआरओ नहीं दिया, तो कितनी कार्रवाई, किस डॉक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई किया है, किस वज़ीर सेहत के खिलाफ आपने कार्रवाई किया है? तो क्या आप कहना चाहते हैं? दो बातें ध्यान में रखिए। पाकिस्तान जो है वो एक आइन और कानून के तहत चलता है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी ओहदेदार हैं, वो कानून और आइन के अंदर काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनका जो कौम से वादा था कि उनकी कैबिनेट में से आपको जिस तरह ये लूट मार करते थे, आपको ऊपर की करप्शन 90 दिन में ख़त्म करके दिखाएंगे। आपको चैलेंज है कि इन 2 सालों में हमारी कैबिनेट का जिस तरीके से आप लहराते थे पर्चे, और सही लहराते थे आप, कोई एक करप्शन का केस बताइए, पहली बात। दूसरी बात, हमारा काम है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो। अगला काम अदालतों का है। हमसे ये पूछा गया कि 24 घंटे नवाज शरीफ की सेहत की, आप उनकी ज़िंदगी की आप ज़मानत देते हैं? आप ही दोस्तों ने शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक ये बताया टीवी पे कि वो सुबह मर जाएंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये एक ब्रोकन सिस्टम है, अशराफिया को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम है, जहां पर अमीर आदमी को सजा नहीं मिलती, गरीब को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 सालों में बहुत सफर इसमें तय किया है। कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो इतनी दूर ना जा पाता, बल्कि प्रेशर से घुटने टेक देता। अभी बहुत सफर बाकी है जो आप चाहते हैं, वो उसके लिए हमें अभी बहुत सफर करना पड़ना है कि इस अशराफिया को वाकई इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। आपका इनके खिलाफ जो गमो गुस्सा और नफरत है इनकी लूट के खिलाफ, वो आपके सवाल में बड़ा वाज़े है, और मैं उसकी कदर करता हूं और सताइश करता हूं कि आप इनकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। मैं आपकी सताइश करता हूं कि आप किस तरीके से आपके दिल से ये बात उबल रही है कि इन करप्ट लोगों का जल्द से जल्द एहतसाब होना चाहिए, और आपसे ये देरी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन मेरा आपसे वादा है, बहुत जल्द ये कैफरे किरदार में होंगे। निशान साहब उसका जवाब आपने दिया है। एक डेवलपमेंट है और दूसरा अकाउंटेबिलिटी है। डेवलपमेंट का आपने खुद ही कह दिया, डैम्स हो गया, रिवर रावी हो गया, लंबा टाइम लगेगा, चले वो तो आने वाले वक्त में हो जाएगा। एहतसाब के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया है, खास तौर पर जो मौजूदा एहतसाब का निज़ाम है, वो हनीफ अब्बासी है, उस्ताद रफीक को, मुतअद्दिद लोग हैं जिनको करप्शन में, नैब ने, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा है, किसी को भी सजा नहीं हुई, और आपने इस निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है जिशान साहब। देखिए, जैसा मैं पहले आपको कह रहा था कि सबने आइन के तहत काम करना है। अगर अदालत से किसी को रिलीफ मिलता है, हम वो नहीं है कि भैंस चोरी का झूठा मुकदमा डाल के तो उसको अंदर डाल दें।
और वहां पे उसे कुट चढ़ा के तो उससे मनवाएं कि मनी लॉन्ड्रिंग कितनी की थी। फिर तो अभी तक पंजाब पुलिस के एक SHO ने सब कुछ इनसे मनवा लेना था, समझ रहे ना। हमने वो काम नहीं किया, हम कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं, कानून के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तरीके इंसाफ बनाई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सबके लिए। हम FATF के अंदर आपके सामने मनी लॉन्ड्रिंग पे सख्त तरीन हमने जो की जा सकती थी, कौम के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट्स की जा सकती थी, सख्त प्रेशर में। अगर हम वो अमेंडमेंट ना करवा पाते, आज सोचिए हमारी हुकूमत के ऊपर कितना प्रेशर होता। हमने वो स्टैंड लिया, सख्त तरीन अमेंडमेंट्स हमने करवा के आपके सामने दी। ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है आपके मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि पैसा जो लूटते वो मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर लेके जाते। आपके यहां कवानीन ही नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग को आप इतना बुरा जुर्म ही नहीं समझते थे, तो बाहर के लोग आपको पैसा वापस कैसे दें। आपने पहले अपनी मंजी थले डांग फेरनी थी, वो हमने 2 सालों में जो हमारे कानून में सिकम थे वो दुरुस्त किए। अब आप देखेंगे कि हम जब अपने कानून के तहत लोगों को कन्विक्ट करेंगे, किसी पे क्रिमिनल चार्ज होगा, तो बाहर की दुनिया भी उस चीज को रिस्पेक्ट करेगी, पैसा भी वापस करेगी, लोगों को भी वापस करेगी। माफ कीजिएगा। लेकिन जब आपने सिविल मुकदमात किए हों, तो उसमें बाहर की हुकूमतें आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है यार, पानी मिलेगा तो जरा ये बता दें, आपको अपनी कारकर्दगी के सामने 2 सालों में, और दूसरा ये बता दें कि आपने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। ये बता दें जो यूरिया खाद है उसका क्या रेट है, और जो DAP आम की खाद है इस्तेमाल होती है उसका रेट बता दें हमें। जो नून लीग में 1400 रुपया में थी और 2200 में DAP थी, अब रेट बता दें हमें। PTI ने मैं बताता और आगे गन्ने का सीजन आ रहा है, उसके लिए अभी पैसे तो पिछले नहीं दिए गए, उसके शुगर माफिया के खिलाफ आपने। मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2 बातें जहन में रखिए। किसान, मैं क्योंकि गांव का रहने वाला हूं, मैं एक पिंड दा पिंडू बंदा है और मेरा किसान दे नाल और जमीन नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जिस तरह तुसी लाहौर रहंदे हो, किसान जिन्ना इस हुकूमत के वक्त दे विच खुश है, एब्सोल्यूट खुश तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अल्लाह की जात करेगी जो करम करेगी पाकिस्तान ते। तो कोशिश कर रहे हैं। आप देख लें मकई का रेट क्या मिला किसान को, गन्ने का पिछले 10 सालों में पहली दफा क्या रेट मिला, गंदम का रेट किसान को क्या मिला, आलू की एक फसल का रेट कम मिला था जब मैं पंजाब में था, मैं मानता हूं, यहां एहतजाज भी हुआ था। उसके बाद जो 2 फसलें आई उनका रेट क्या मिला किसान को। कोई एक फसल आप बता दें उस एक फसल के अलावा जो मैंने जिक्र किया जिसका रेट किसान को कम मिला हो, माफ कीजिएगा। उसके अलावा जो GIDC का फैसला हुआ, उसके बाद तकरीबन 600 रुपए पे पर बोरी कम हुई जो किसान को मिल रही है, उसका जो फायदा है वो किसान को हमारी हुकूमत में मिल रहा है। उसके अलावा हम एग्रीकल्चर को लेके आए CPEC के अंदर, हम अपने सीड को बेहतर कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी बेहतर कर रहे हैं। तो किसान को हमारी हुकूमत में जो इनकी लूट मार की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ी, उसमें जो दिहाड़ीदार तबका था वो मुतासर हुआ ज्यादा, किसान को तो बहुत फायदा पहुंचा। DAP पे भी 200 रुपए के करीब सब्सिडी दी गई। अच्छा, गंदम की सपोर्ट प्राइस आगे बढ़ने जा रही है। पहले भी ये जो हुकूमत थी उसमें 100 रुपया तकरीबन बढ़ी। अब जो अगली बात है वो आप ये ज़हन में रखिए कि जैसे जैसे ये हुकूमत इंशाल्लाह आगे बढ़ रही है, हमारा तो पूरा फोकस, हमें पता है जब तक 2 लोग नहीं उठेंगे इस मुल्क की इकॉनमी नहीं उठ सकती। पहला एग्रीकल्चर और दूसरा हमारा छोटा बिजनेसमैन, दिहाड़ीदार तबका जो उसमें काम करता है वो। इसलिए कंस्ट्रक्शन का पैकेज लाए। तो जो इकट्ठे चल रहे हैं, इस हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके किसी रिश्तेदार की कोई मिल नहीं है, किसी रिश्तेदार ने या अपने लिए कोई SRO इशू नहीं किया, उनका कोई भांजा भतीजा इधर लाहौर में ही रहते हैं, वो किसी बेकरी वाले को थप्पड़ शप्पड़ नहीं मारते। वो अदालत में और आपके सामने अदालतों में गई जो चीज भी गई, सवाल अपनी बारी पे कीजिए ना, ऐसे ना करें। जी सर, ये बताइए कि बरतानिया के साथ जो है वो तहवील मुल्ज़मान का एग्रीमेंट जो है उसके लिए गवर्नमेंट वर्किंग कर रही थी, MOU शायद साइन हो गया था, वो कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा और मियां नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन समेत कुछ लोग इश्तिहारी और मुसलमान हैं,
कब तक आप समझते हैं कि वो एग्रीमेंट हो जाएगा और कब तक उम्मीद दिलाते हैं कि ये लोग वापस आएंगे? और जहांगीर तरीन साहब को भी वापस ला रहे हैं कि ये कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये भी साफ नहीं। अच्छा, वैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते शायद पहले आप ही ने मैसेज करके उन्हें ये बताना है कि गिल साहब ने ये कहा है, लेकिन अजरा मजाक अपने दोस्त को कह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये, देखिए बात ये है कि जो मियाँ साहब ने सवाल किया उस पे शहजाद अकबर साहब आपको जल्द खुशखबरी देंगे। ये उनका एरिया है, आपको पता है मैं अपने एरिया पे बात करता होता हूँ, वो आपको जल्द खुशखबरी देंगे, इस पे काम हो रहा है। रही दूसरी बात, तो जो कानून किसी और के लिए वही हमारे लोगों के लिए, आपने नैब में भी देख लिया इधर, अगर हमारे किसी बंदे के ऊपर रेफरेंस गया, वो अंदर गया, हमने उसको होने दिया। हमारे लोग अभी चीफ मिनिस्टर भी नैब में बार बार गए, 2-3 दफ़ा गए, कोई यलगार नहीं की, कोई पथराव नहीं किया, कोई डराया नहीं, कोई धमकाया नहीं। आपको नैब का एक बंदा भी ट्रांसफ़र होते नज़र नहीं आया तब से। अगर शरीफ फैमिली में ये काम होता तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका होना था यहाँ पर। तो हम कानून का एहतराम करते हैं, इनकी तरह हम इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। ये बताइएगा, आपने जो बताया लूटमार एसोसिएशन माजी में अपने एक दूसरे के खिलाफ ये बातें करती रही है, कौम ने इमरान खान की तकारीर भी सुनी है। इमरान खान ने ये दर्ज यूज़ की थी कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज वो पंजाब असेंबली में स्पीकर बनकर बैठे हुए हैं, तो कौन क्या समझे कि जब जरूरत पड़ती है तो इमरान खान भी डाकुओं ने हाथ में। देखिए, एक बात तो ज़हन में ये रखिए कि मैं मुराद अली शाह साहब को डाकू समझता हूँ, लेकिन वो वज़ीर आला बन के बैठे, कौम की वोटों से बैठे। मैं ज़बरदस्ती आपकी ख्वाहिश पे या अपनी ख्वाहिश पे उन्हें हटा तो नहीं सकता। अगर एक बंदे को कौम वोट देती है तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ना है जमहूरियत के अंदर। राय आपकी क्या है, वो कानून, आइन और अवाम का वोट तय करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री, उनके पास एविडेंस है हमारी हुकूमत में, हमारे बंदे के खिलाफ, हमारे इत्तेहादी के खिलाफ, किसी के पास है, खुल के आए, जी आया नू इदारों पे। हमारी पुलिस आपको डराएगी नहीं, यहाँ कोई आबद बॉक्सर फ्याज टुंडा नहीं होगा, यहाँ आपको किसी जाली पुलिस मुकाबले में मारा नहीं जाएगा, यहाँ आप पर ज़मीन तंग नहीं की जाएगी। आप जाएं, हमारा बंदा हो, हमारा इत्तेहादी हो, जाके केस करें। हमारे तो बहुत सारे इत्तेहादी हमसे कई दफ़ा इस बात पे नाला भी होते हैं कि आप अपने बंदों को भी प्रोटेक्ट नहीं करते। तो हमारी तो बड़ी जो एक स्टैंडिंग पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो ये है कि एहतसाब सब के लिए, वो भले मेरा बंदा हो भले किसी और का। मुगल साहब, मेरा नाम अच्छा यार, वो मैं आपके वो इस्लामाबाद में रहते हैं। आज ये खौफ ज़्यादा है, सब बोलते जा रहे हैं आप। सब ये बताएं कि आज नवाज शरीफ लगभग 1 साल के बाद फॉर्मल अगेन पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। आप 2 साल हो गए, आपने तमाम सियासी जमातों को सवाए आपके 1-2 छोटे मोटे इत्तेहादियों के, आपने सबको ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कह के मुखातिब किया, आपने और प्राइम मिनिस्टर। 2 साल आपकी तरफ ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन रही, आज नवाज शरीफ एक्टिव होने जा रहा है। अब लग ये रहा है कि नवाज शरीफ अगले 2 साल आपको तंग करे। ऐसी सूरत हाल में बंद गली में कौन जा रहा है? हुकूमत जा रही है कि पाकिस्तान की बाकी तमाम सियासी जमातें जा रही हैं? अच्छा, इसका मैं सादा जवाब देता हूँ ताकि थोड़ा सा गर्मी में आप थोड़ा सा हंस भी लें। नवाज शरीफ साहब वो मोबाइल फ़ोन है जिसके सिग्नल जो हैं ज़रूरत के तहत आते हैं, ज़रूरत के तहत चले जाते हैं, और अब तो उस फ़ोन के अंदर पानी भी पड़ चुका है। तो उस फ़ोन ने दोबारा सिम कार्ड डाल के लॉन्च होकर क्या कर लेना है? पहले भी तो वो फ़ोन यही रहा ना, उसी फ़ोन के होते हम जीते, उसी फ़ोन के होते हमारी हुकूमत बनी, उसी फ़ोन के सीने पे मूंग दल के हम यहाँ आए। तो अब तो वो यहाँ से भाग के बेचारे मफरूर होके बीमारी का बहाना बता के मैं बीमार हूँ ये कह के वो यहाँ से निकले हैं। तो अब इस फ़ोन में जैसी मर्जी सिम डालें, आप जितने मर्जी चार्जर लगा लें, वो बैटरी भूल गई हुई है असल में, अब काम नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल लूंगा फिर बंद करेंगे। जी सर, जी जी। हुकूमत ने अपनी ऑपोजिशन पार्टीज ने अपनी एपीसी की इतनी ज़्यादा तशहीर नहीं की जितनी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दी है। कोई परेशानी है एपीसी से आप लोग? देखिए, हम 2 चीज़ों की तशहीर करते हैं। हमें परेशानी होती तो 5 जो नकारा और बगैर किसी क्या कह सकते हैं मकसद के, बगैर किसी नतीजे के एपीसीज ना होती। और आपको भी खुशखबरी दे देता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं होना।
ये क्योंकि इसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऐसे मुकदमे हैं, हालांकि हमने तो डील नहीं करनी, लेकिन उनको पुरानी आदत है, उन्हें लगता है यार हो सकता है डील हो ही जाए, तो ना ही पूरा वजन डालो एपीसी की नजर में, हो सकता है डील हो ही जाए, हालांकि हमने नहीं करनी, वाज़ेह है हमने किसी सूरत नहीं करनी, ये आपको बताया। इमरान खान इनको डील नहीं देंगे, तो इस एबीसी में कह दूंगा चले एपीसी या एबीसी, इसने भी बगैर किसी मकसद के ही खत्म होना है। हम सिर्फ इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप, देखिए जब भी कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट पेश करता है तो दो चांस होते हैं, या वो प्रोडक्ट प्रमोट होती है या वो प्रोडक्ट दुनिया को उसका पूरा आश्कार हो जाता है। मतलब मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया हूं तो दो ही काम होंगे, अगर तो मैंने वो करप्शन की तो आपको भी चांस होगा मेरी उस करप्शन पे सवाल करेंगे। अब क्योंकि ये एपीसी कर रहे हैं तो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम आवाम को एक दफा दोबारा रिमाइंड करा सकें कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, ये कौन है, इनका एजेंडा क्या था और हमारा एजेंडा क्या है, ताकि आवाम समझ सकें कि ये जो चोर इकट्ठे हो रहे हैं ये एनआरओ मांग रहे हैं, फैटफ के थ्रू मांग रहे थे पहले, 34 शिकों में वो नहीं मिला, अब ये एनआरओ मांग रहे हैं एपीसी में जो बेजान एपीसी है, लेकिन हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए ले रहे हैं कि हमारा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए, उन्हें नजर आए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले 40 साल का जो यहां गंद था उसको साफ करने के लिए क्या इकदामात लिए, कौम को किस तरफ लेके गए, और ये जो इतना रो रहे हैं इनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत से डर क्या है? डर सिर्फ एक है कि जिसका नाम इमरान खान है वो ना तो अकाउंटेबिलिटी पे समझौता करेगा, ना इनको एनआरओ देगा और ना किसी प्रेशर में आएगा, जो होता हो जाए, दमादम मस्त कलंदर। बहुत शुक्रिया।